चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायोड्स। रियल लाइफ में कहां कहां पर डायोड्स यूज होते हैं। डायोड का एक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज है, लिखिए, रेक्टिफायर। लिखो, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे घर में या कहीं पर भी, आपके पूरे ऑल ओवर हमारे कंट्री में जहां पे भी घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है, इट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब एसी को अगर आप ड्रॉ करेंगे, एसी में जो करंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ बदलती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव। एक सेकंड में 50 टाइम्स इसकी पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है। अब जो भी आप घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं, सपोज करिए फैन यूज कर रहे हैं, फैन को चलने के लिए एसी सप्लाई ही चाहिए होता है, तो आप इसको कनेक्ट करते हो, फैन चल जाता है। फैन की मोटर जो बनी है वो एसी पे वर्क करने के लिए ही बनी, वो एसी सप्लाई से ही चलती है। पर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, फ्यू, जिनको चलने के लिए एसी नहीं चाहिए, जिनको चलने के लिए डीसी चाहिए। दे रिक्वायर डीसी सप्लाई। अब आपके घर में कहीं पर भी है, किसी भी घर में कोई भी सप्लाई डीसी नहीं होता। जो भी आपके सॉकेट्स हैं सब में एसी सप्लाई ही होता है। अब इसको डीसी सप्लाई चाहिए, अब कहां से मिलेगा डीसी सप्लाई? तो घर में आता नहीं, सारे सॉकेट्स में एसी सप्लाई ही आता है। तो क्या करा जाता है, वहां पर एक रेक्टिफायर सर्किट यूज होता है। ये जो एसी सप्लाई है, पहले ये जाता है एक रेक्टिफायर, और फिर रेक्टिफायर से जो आपको आउटपुट मिलता है वो डीसी होता है। वन एग्जांपल ऑफ दिस इज योर मोबाइल फोन। आपका जो मोबाइल फोन है, जब आप इसको चार्ज करेंगे, अगर इस टाइप का करंट फ्लो कर रहा हुआ, करंट की डायरेक्शन बारी बारी चेंज करेगी। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर उल्टा, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, करंट की डायरेक्शन बारी बारी चेंज करेगी, तो बैटरी कभी चार्ज ही नहीं होगी। मोबाइल फोन को चार्ज होने के लिए इट रिक्वायर्स अ डीसी सप्लाई, पर आपके जो सॉकेट में है वो तो एसी सप्लाई आ रहा है। तो यानी उस एसी सप्लाई को पहले डीसी में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, कहां पे आप रेक्टिफायर लगाते हैं क्या, बताइए? सर चार्जर में। जो उसका चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर कभी देखा करो, उस पर लिखा होता है, मोबाइल का जो चार्जर होगा उस पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप इसको सॉकेट में लगाते हैं तो ये हमारा इनपुट, और यहाँ पे फिर आप मोबाइल फोन ज्वाइन करते हो तो ये आपका आउटपुट है। मोबाइल चार्जर पे देखा करो, उस पर लिखा होता है इनपुट 220 वोल्ट एसी, आउटपुट 6 वोल्ट या 4 वोल्ट डीसी। यानी इसके अंदर, चार्जर के अंदर एक सर्किट होगा जो एसी सप्लाई को, इनपुट में एसी लेगा, अंदर एसी जाएगा, और इसमें बाहर फिर डीसी मिलेगा। ऐसे ही और भी अप्लायंसेस हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं रेक्टिफायर अलग से खरीद के लाना, चार्जर के अंदर ही लगा हुआ है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम इसके अंदर ही हो रहा है, एसी टू डीसी कन्वर्जन इसके अंदर ही हो रहा है। जिस भी डिवाइस को चलने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए होता है, उस डिवाइस के अंदर रेक्टिफायर पहले से लगा होगा। अब आजकल आपने देखा होगा एलईडी बल्ब बहुत सारे यूज हो रहे हैं। एलईडी को भी चलने के लिए, या एलईडी ट्यूबलाइट है, उसको चलने के लिए भी डीसी सप्लाई चाहिए होता है। तो अब डीसी सप्लाई इसको मिलेगा कैसे? सप्लाई में तो एसी आ रहा है, तो यहाँ पे जो एलईडी है इसके अंदर ही, अलग से आपको नहीं खरीदना कुछ, वो उसके अंदर ही रेक्टिफायर लगा होता है जो इनपुट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? तो रेक्टिफायर का काम क्या है? टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको चलने के लिए अभी डीसी सप्लाई चाहिए, तो घर में तो डीसी आ नहीं रहा, तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर आप आगे प्रोवाइड कर दीजिए एलईडी को। वो काम करता है, एसी से डीसी कन्वर्जन करता है रेक्टिफायर। ठीक है ना? लिख लो, रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी से डीसी कन्वर्जन।
अच्छा, अब जो रेक्टिफायर हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ था दैट वाज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर लिखो, सब हेडिंग लिखो, हाफ वेव रेक्टिफायर लिखिए। HW का मतलब है हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ध्यान देना, पहले पहले आप लोग सुन लेना हेडिंग डालने के बाद, फिर आगे लिखने के लिए टाइम देंगे। हमारे पास जो इनपुट है दैट इज AC, दिस इज योर इनपुट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। और सपोज करो ये आपका मोबाइल फोन है, मान लो ये मैं एक रजिस्टर की तरह शो कर रहा हूं, दिस इज योर मोबाइल फोन, इसको मैं नाम दे रहा हूं लोड। अब अगर आप मोबाइल फोन को AC सप्लाई से डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हो तो देखना, पहले समझना प्रॉब्लम क्या हो। इसके दोनों टर्मिनल्स को मैं नाम दूंगा, इसको X और इसको Y। अब AC जो है इसमें हमें पता है पोलैरिटी चेंज होती है। AC सप्लाई का जो ग्राफ होगा करंट का किस तरीके से होगा, देखो इस तरह। जब ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसका मतलब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे वाला नहीं। पर सारे टाइम ये नहीं रहेगा। जब ये वाला पार्ट आएगा AC का, यानी इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी जो होगी दैट विल गेट रिवर्स। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। करंट ऊपर से आता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। पर थोड़ी देर में AC की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पार्ट आएगा। नेगेटिव पार्ट आएगा यानी इसकी पोलैरिटी देखो उल्टा। अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। करंट पॉजिटिव से आएगा ना, इट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। फिर AC की पोलैरिटी चेंज होगी, यानी ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। अब फिर से करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर AC की पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। फिर से अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो हमारी जो डिवाइस है मोबाइल फोन, वो चार्ज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो बारी बारी चेंज हो। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सप्लाई चाहिए जहां पर DC हो। DC यानी डायरेक्ट करंट, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बीच में आपको डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर सकते आप अपना मोबाइल फोन AC सप्लाई से, बीच में आपको एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। वो रेक्टिफायर का काम आपका चार्जर ही करता है। देखिए क्या क्या होता है। अब यहां बीच में रेक्टिफायर बना रहे हैं। रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, प्राइमरी सेकेंडरी। और रेक्टिफायर में एक डायोड लगा हुआ है, दिस इज अ डायोड। बस देखो, अब हमारा काम हो गया। दिस पार्ट is called as the rectifier circuit, half wave rectifier. Instead of joining the AC supply directly to the load, मैंने बीच में ये जो पार्ट लगाया है, this is the rectifier circuit. इसकी वजह से अब आउटपुट में देखते हैं कि क्या हमें DC मिल पाता है। इनपुट तो हमारा AC है, पोलैरिटी बारी बारी चेंज होती रहेगी, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, बारी बारी चेंज होता रहेगा। आउटपुट में देखते हैं, हमें चाहिए करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, इट शुड ऑलवेज गो फ्रॉम X टू Y, कभी उल्टा नहीं जाना चाहिए Y टू X। तो समझते हैं, चलिए कैसे होगा। ये हमारा इनपुट है, दिस इज द इनपुट। अब देखते हैं आउटपुट कैसा होगा। आउटपुट में हमें जो ग्राफ मिलेगा करंट का, क्या उसमें भी करंट की डायरेक्शन चेंज करती रहेगी, देखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझो, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, लिखने के लिए टाइम देंगे। चलो बताओ, जब हमारा AC का फर्स्ट पार्ट आता है, ये बात फर्स्ट, इसका मतलब मान लेते हैं ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव। ठीक है ना, ये बदलता रहेगा, अगले पार्ट में उल्टा हो जाएगा, पर अभी फर्स्ट पार्ट में ऊपर पॉजिटिव है, नीचे। जरा बताओ डायोड कौन सी बाइसिंग में गया। देखो डायोड में कौन किससे जुड़ा है,
डायोड की कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। पॉजिटिव वाला ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है, सिंपल तरीके से समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ये पॉजिटिव वाला इस ट्राइंगल से जुड़ रहा है, यस सर। और ये नेगेटिव वाला यहां से होते हुए इन साइड से जुड़ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, यानी इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, यानी इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है? करंट को अलाउ करेगा, ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। करंट कहां से आता है? पॉजिटिव से आता है, नेगेटिव से आता है? पॉजिटिव से आएगा करंट, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। क्या ये डायोड जाने देगा? सिंपल टर्म से समझा रहा हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव से आएगा करंट, मान लो ऐसे जाएगा, क्या ये डायोड जाने देगा? यस सर। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें फ्लो करेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? x to y या y to x? डायरेक्शन इज x to y। तो ग्राफ में ऐसा करते हैं, अगर x to y है तो ऊपर बनाएंगे, और y to x है तो नीचे बनाएंगे। क्या डायरेक्शन है करंट की? जो करंट अभी आया है वो x to y गया है, तो ग्राफ ऊपर बना। मैंने करंट का ग्राफ आउटपुट में ऊपर बना, ये करंट गया यहां से, फ्लो करके चला गया। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इनपुट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट बना। समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। अच्छा, अब थोड़ी देर में क्या होगा? थोड़ी देर में एसी सप्लाई की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिकली एसी में पोलैरिटी स्विच होती रहती है। तो ऊपर वाला अब हो जाएगा नेगेटिव और नीचे वाला हो जाएगा पॉजिटिव। एसी की पोलैरिटी चेंज। एसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज हाफ साइकिल। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल था, अब नेगेटिव हाफ साइकिल आया, यानी एसी टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज, ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया। चलो बताओ, डायोड कौन सी बायसिंग में चला जाएगा? रिवर्स। क्योंकि नेगेटिव वाला टर्मिनल उसके पी से जुड़ गया, तो डायोड गोज इनटू रिवर्स बायसिंग। डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में चला गया। अच्छा, डायोड रिवर्स बायसिंग में चला गया, यानी इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। कहां से आएगा करंट? पॉजिटिव से या नेगेटिव से? क्या होगी डायरेक्शन? क्या होगी डायरेक्शन इस बार करंट की? पॉजिटिव से नेगेटिव। नहीं, ये जो करंट आएगा, क्या डायरेक्शन y होगी? to x। बाय टू एक्स। यस सोचो, सोच के बताओ। करेगा करंट इस सर, बार current मूव flow नहीं ही करेगा। इस बार करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आप y to x बोलने से पहले सोच तो लीजिए कि इसमें एक रिवर्स बायस डायोड लगा हुआ है। रिवर्स बायस डायोड कुछ इस तरीके से है, एक ओपन सर्किट की तरह है। अब मेरे को बताओ, इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? करंट फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ, तो रिवर्स बायस डायोड एक ओपन सर्किट की तरह है, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इस सर्किट में देखिए, जो सेकंड पार्ट था, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया है, करंट आना चाहता है यहां से, ऐसे फ्लो करना चाहता है y to x। नेगेटिव वाला पार्ट यहां फ्लो करना चाहता है, y to x करंट जाना चाहता है, पर क्योंकि डायोड रिवर्स बायस्ड है, आउटपुट में करंट फ्लो करेगा ही। आउटपुट में देयर विल बी नो करंट। फर्स्ट पार्ट एज इट इज सही था, फॉरवर्ड बायसिंग थी तो आउटपुट फ्लो कर गया। सेकंड पार्ट में रिवर्स बायसिंग हो गई तो वो पार्ट फ्लो नहीं कर पाएगा। समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, थोड़ी देर में एसी की पोलैरिटी फिर से चेंज होगी, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, फिर से टर्मिनल्स बदल जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। डायोड कौन सी बायसिंग में चला जाएगा बताइए? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग। करंट कौन से टर्मिनल से आता है? पॉजिटिव। आएगा, क्या आगे वाले सर्किट में जा पाएगा? यस व्हाट्स द डायरेक्शन? x to y। ग्राफ कहां बनाए, ऊपर या नीचे?
Same X to Y. तो थर्ड वाला एज इट इज ऊपर आ जाए और यहां से X to Y करंट फ्लो करके चला जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में एसी की पोलैरिटी फिर से बदल जाएगी, फोर्थ हाफ साइकिल आएगा, यानी ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव। स्विच हो गया, डायोड हो गया रिवर्स बायस, करंट को अलाउ नहीं करने वाला, करंट पॉजिटिव से आएगा, क्या डायरेक्शन होगी इस बार? नो डायरेक्शन, नो करंट। Current flow नहीं करंट होगा। जाएगा ही नहीं, यहीं से वापस वहां आगे जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस डायोड है तो आउटपुट में 0 है। तो ये देखिए, ये हमारा इनपुट था, ये हमारा आउटपुट। इनपुट में जो ऊपर वाले पार्ट्स थे सिर्फ वो आ पाए जब करंट उल्टा फ्लो करने की कोशिश कर रहा था तो डायोड ने उसको रोक दिया। सिर्फ फर्स्ट पार्ट्स में करंट फ्लो कर पाया क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग थी, सेकेंड पार्ट में रिवर्स बायसिंग हो गई तो नहीं फ्लो करा, थर्ड पार्ट में फॉरवर्ड बायसिंग है फ्लो कर गया, फोर्थ पार्ट में रिवर्स बायसिंग है नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा आउटपुट में फायदा क्या है, कभी भी उल्टा करंट फ्लो नहीं करता, या तो X to Y करेगा या फिर करेगा ही नहीं, फिर X to Y करेगा फिर फ्लो करेगा ही नहीं, फिर से X to Y करेगा फिर से करेगा ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हो रहा कि उल्टा जाए, कभी Y to X हो देगा। पर अगर इसी चीज को मैंने बिना रेक्टिफायर डायोड के कर दिया होता कनेक्ट, सपोज मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया होता अपने रेजिस्टर को एसी सप्लाई से, सपोज इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया होता। अब सोचो, अब जब ऊपर पॉजिटिव होता नीचे नेगेटिव होता तो करंट X to Y फ्लो करता, फिर एसी की जब पोलैरिटी बदल जाती इस बार करंट Y to X फ्लो कर जाता, फिर पोलैरिटी बदल जाती, फिर करंट फ्लो करता है X to Y। तो यहाँ पे तो X to Y फिर Y to X फिर X to Y फिर Y to X होता रहता। तो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाहिए इसको। अगर डीसी सप्लाई चाहिए तो आप बीच में ये रेक्टिफायर वाला पार्ट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। फायदा क्या हो रहा है, कोई कहता है आउटपुट पर डीसी कहाँ है, क्या ये डीसी सप्लाई है? नहीं, डीसी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाए तो डीसी में तो वैल्यू ऐसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें तो बीच बीच में गैप आ रहे हैं। तो सही सेंस में देखा जाए तो ये डीसी नहीं है, पर हाँ एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, करंट कभी उल्टा फ्लो नहीं करेगा, या तो X to Y करेगा या फिर करेगा ही, पर उल्टा फ्लो कभी नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर देते तो फिर पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज वो प्रॉब्लम होती। तो एटलीस्ट इसने करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से तो रोक दिया। और अब आप समझ सकते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहलाता है। डायग्राम को देखिए, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरे वेव में से आधा पार्ट कट गया तो सिर्फ आधी वेव मिली, फिर अगले में से भी आधा पार्ट कट गया, आधी वेव, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सर ये रिपीट कर दो प्लीज। क्या रिपीट करें सर ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट, हाफ क्यों? यहाँ देखो ना यार, वेव का क्या पार्ट होता है, तुम अपना वेव का लॉजिक लगाओ ना। ये वेव होती है, वेव में से ये उसका क्रेस्ट होता है, ये उसका ट्रफ होता है। वेव का सिर्फ कितना पार्ट यहाँ पर आ पाया है, आधा ही पार्ट आया है, सिर्फ क्रेस्ट वाला पार्ट आ पाया है ये वाला, बाकी ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आ पाया ये सेकंड वाला पार्ट, क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, सर्किट में करंट फ्लो कर नहीं पाया, तो ये वाला पार्ट आया ही। तो आधी वेव आ पाई। देखो इसमें से अगर हम देखें, इफ आई कंसिडर कि ये एक वेव थी, तो इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, सेकंड वाला कट गया। तो इसीलिए इस सर्किट का नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सर ये तो फिर कभी भी कंप्लीट फ्लो देगा ही नहीं, मतलब कभी करंट आएगा कभी नहीं आएगा टाइमली। तो यानी अगर आपका आउटपुट होगा, अगर बल्ब होता आउटपुट में तो वो ब्लिंक करता रहता, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में करंट फ्लो करा, जल गया, फिर करंट गायब हो गया, बंद हो गया, फिर जल गया, फिर बंद हो गया। तो ये इतना बढ़िया सर्किट नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड सर्किट। इसमें करंट लगातार नहीं फ्लो कर रहा है, बीच बीच में गैप आ रही, तो हाफ वेव रेक्टिफायर इतना बढ़िया नहीं है। जब पहली बार इन्वेंट करा साइंटिस्ट ने, बनाया ये,
तो ठीक है, पहली बार बना था, एटलीस्ट एक चीज तो कर पा रहा है, करंट की डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, यूनिडायरेक्शनल करंट है एक ही डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे तो देखो करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही, यहाँ पे डायरेक्शन तो नहीं बदल रही एटलीस्ट, ठीक है, पर इसको और इंप्रूव करा। इसके बाद अगला सर्किट आया कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अभी ये देखिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर अभी यूज नहीं होता, ये इतना बढ़िया नहीं है, पर पहले जब इन्वेंट हुआ था तो पहले ये बना। सर डायोड एक नॉर्मली पीएन जंक्शन ही है ना? हाँ, ये वही तो है जो पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग बताया तो है आपको, वही है ये, और क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज लिख लो, अगर आपके इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एफ ही होगी। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी, लिख लीजिए। कोई कहते हैं कैसे? फ्रीक्वेंसी यूजुअली हम काउंट करने का एक आसान तरीका है, काउंट कर लो कितने क्रेस्ट बन रहे, कितने क्रेस्ट बन रहे थे यहाँ पर, 2 यहाँ पर कितने क्रेस्ट बन रहे हैं, 2 सेम ही है, यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी, लिख लो इस बार। तो वेवलेंथ भी सेम आएगा? वेवलेंथ नहीं है, वेव नहीं है, ये एसी सप्लाई है, तो वेवलेंथ की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी जैसे आपके घर में एसी सप्लाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही हो। सही सेंस में बोला जाए तो ये डीसी नहीं है, हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, पर वैल्यू तो गैप आ रहे हैं बीच बीच में। डीसी होता तो करंट को तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आगे अब अगला इससे और बेटर वाला सर्किट देखते हैं, ठीक है ना, बना लेना आराम से देख के, बुक से इसको बना लेना, अभी समझ लो, क्लास के बाद 15 मिनट स्पेंड करना बुक से देख के, जो कुछ भी पढ़ाया उसको लिख ले। अभी सिर्फ क्लास में समझने का काम करो, या जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ वो लिखो बस, डायग्राम अभी मत बना, ठीक है ना। इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये इनपुट और आउटपुट का ग्राफ, इनपुट और आउटपुट का ग्राफ, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। तो बुक में प्रॉपर्ली आपको ये मिल जाएगा बना हुआ, आप आराम से इसको ना क्लास के बाद आराम से इसको बना लीजिएगा। आई विल टेल यू द पेज नंबर, ये देखिए, दिस इज ऑन पेज नंबर 370, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इनपुट आउटपुट बना हुआ है, और इसका वर्किंग एक्सप्लेन करा हुआ है। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, पूछो यार, आप लोग क्लास में थोड़ा ना कि जो बताया बस सुन लिया, कुछ डाउट भी तो होना चाहिए ना, क्या नहीं समझ में आया डायग्राम में, तो इसमें ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? हाँ तो पूछा करो ना, कुछ डाउट होता है तो, ये थोड़ा ना सुनते रहो बस। अब कोई पूछता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो पार्ट है क्या बताया था, व्हाट इज दिस, ट्रांसफार्मर। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या है, क्यों है। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्यों लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, का काम क्या होता होगा बताओ। सो इनपुट वोल्टेज को रिड्यूस कर, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट थी एसी सप्लाई, पहले ट्रांसफॉर्मर है वो उसको रिड्यूस करता है। लेट अस से ये ट्रांसफॉर्मर इसको 6 वोल्ट पे करता है, ट्रांसफॉर्मर उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, यहाँ 220 वोल्ट एसी था, ट्रांसफॉर्मर उसको 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, सिर्फ वोल्टेज को कम कर, फिर डायोड उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम एसी से डीसी कन्वर्जन नहीं है, ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को कम करना, फिर डायोड उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। पर कोई कहता है वोल्टेज कम ट्रांसफार्मर का यूज क्या हुआ? हम्म, तो ट्रांसफार्मर का यूज क्या हुआ, वोल्टेज कम क्यों करना? समझ में आएगा, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही समझा रहे हैं। थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाया करो ना, पढ़ा तो चुके जैसे रिवर्स बायसिंग में वो डायोड डैमेज हो जाता था उस वजह से। क्योंकि हमने आपको बताया था कि रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज ज्यादा नहीं जानी चाहिए। याद करिए, पिछली बार क्लास में मैंने ग्राफ रिवर्स का बताया था, तो यहाँ एक ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम की चीज बताई,
एक ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम की चीज बताई थी। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब था, ब्रेकडाउन नाम से भी देखो आपको याद आएगा, ब्रेकडाउन याद है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डायोड क्या हो जाता था? यस सर। क्या हो जाता था? सर वो करंट एकदम से शूट कर देता था। परमानेंटली डैमेज। हाँ, परमानेंटली डैमेज हो जाता था, नाम ही था उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। आपको मैंने बताया था प्रैक्टिकल में, जब बोर्ड प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करोगे रिवर्स बायसिंग वाला, तो वोल्टेज ज्यादा मत बढ़ा देना, वरना प्रैक्टिकल में apparatus खराब हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे डायोड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब ये डायोड पहले तो फॉरवर्ड बायस हो रहा था, फिर सेकेंड पार्ट में आप याद करो रिवर्स बायसिंग होती थी। फॉरवर्ड में कोई चिंता नहीं है, 100-200 वोल्ट लगा दो, कोई दिक्कत। रिवर्स बायसिंग में प्रॉब्लम। याद करिएगा, ये वाली क्लास मैंने समझाया था, रिवर्स बायसिंग में ज्यादा वोल्टेज पे डायोड खत्म होता। तो अगर मैं ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाता तो प्रॉब्लम क्या होती? फर्स्ट पार्ट में तो फॉरवर्ड बायसिंग थी, तब सही रहता। सेकेंड पार्ट में जब डायोड रिवर्स बायसिंग में जाता 220 वोल्ट पे, तो वो हमेशा के लिए खराब हो। इसलिए पहले उसको लोअर डाउन करना है, फिर डायोड आगे लगेगा। तो लिख लो इस बात को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाए, लिख लो, वरना डायोड रिवर्स बायसिंग में डैमेज हो जाता। ठीक है, लिख लीजिए, अदरवाइज द डायोड विल गेट परमानेंटली डैमेज्ड ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग। तो पहले लोअर डाउन करते हैं और फिर उसके बाद डायोड। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको बुक से देख के बनाइएगा। अब हम आगे लिखते हैं अगला टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव जब बना तो साइंटिस्ट ने रियलाइज करा इतना बढ़िया नहीं है ये, इसमें बीच बीच में गैप आ रहा है। तो फिर और दिमाग लगाया कि किसी तरीके से और अच्छा करें कि गैप भी ना आए, तो फिर फुल वेव सर्किट बना। अब देखो इसमें भी सबसे पहले ट्रांसफार्मर आएगा, क्योंकि डायोड को रिवर्स बायसिंग में बचा के रखना है। तो पहले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा, दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? अब उसके बाद डायोड लगेंगे, इस बार 2 डायोड, ऊपर भी है एक डायोड और नीचे भी है एक डायोड। और देखिएगा सर्किट किस तरीके से है। यहां से हमारा आउटपुट है, ये एक्स और वाई लोड रेजिस्टेंस है। ये वो आप मान सकते हैं, ये वो डिवाइस है जिसको डीसी सप्लाई चाहिए। ये आपका मोबाइल फोन जो चार्ज होने के लिए डीसी मांगता है। तो ये हमारा सर्किट है फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत आसान है, जो चीज जरूरी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये 2 डायोड्स हैं, D1 और D2। These are 2 diodes, D1 and D2। ये हमारा आउटपुट, जो हमें नहीं चाहिए कि वो करंट की डायरेक्शन बारी बारी चेंज हो और बीच बीच में गैप भी नहीं चाहिए। ये हमारा इनपुट सप्लाई है। अब जरा ध्यान देना वर्क कैसे। इनपुट बनाते हैं, हमारा एसी था, एसी में करंट की डायरेक्शन पोलैरिटी बारी बारी चेंज हो रही है। पहले फर्स्ट पार्ट यानी अगर ध्यान नहीं दोगे ना फिर बाद में परेशान होगे कि ये क्या। ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, जरा सोचो कौन सा डायोड कौन सी बायसिंग में होगा। D1 की कौन सी बायसिंग होगी और D2 की कौन सी बायसिंग? तो दोनों की फॉरवर्ड। सोचो तो सही, फॉरवर्ड और रिवर्स। पहले सोचो तो Forward सही। and reverse. सर डी इसका ट्राइंगल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। कौन सी बायसिंग है? Forward. फॉरवर्ड। ये करंट को अलाउ करेगा। इसमें नेगेटिव जुड़ गया है, इसके ट्राइंगल से नेगेटिव जुड़ गया। कौन सी बायसिंग हो गई? नेगेटिव टर्मिनल देखिए ना, नेगेटिव टर्मिनल है जो जुड़ गया इसके पी साइड से। ये ट्राइंगल पी साइड ऑफ द डायोड होता है।
ये डायोड का पी साइड, डायोड पीएन जंक्शन होता है ना, डायोड जो होता है इट इज अ पीएन जंक्शन, याद करिए। इसमें बीच में डिप्लीशन रीजन होता है, एक पी साइड होती है, एक एन साइड होती है। ये है, ये इसका सिंबल होता है, ये ट्राइंगल यानी पी साइड। ये जो मैंने दो बनाए हैं, दीज आर पीएन जंक्शंस। ट्राइंगल इज द पी साइड, लाइन इज द एन साइड। तो इसमें देखो ट्राइंगल जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस्ड है, ये करंट को अलाउ नहीं करता। अब कोई जना जरा बताओ करंट आता कहां से है, कौन से टर्मिनल से आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से आएगा, देखते रहिएगा। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, हाँ बोलो, जाने देगा क्या ये? यस सर। Yes, यस sir. सर। बाकी लोग जाने देगा क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. और कोई जना क्यों जाने देगा? So forward bias. फॉरवर्ड बायस। ये करंट चला जाए, यहां पहुंचेगा। दो रास्ते आ गए इसके पास, दो रास्ते। क्या होगा, नीचे जाएगा या राइट जाएगा? राइट। So डिवाइड right. हो जाएगा। Divide. या दो में स्प्लिट हो जाएगा, x और i माइनस एक्स। सर स्प्लिट होना चाहिए। So right. सर राइट जाएगा। राइट। और बाकी लोग भी बोलो क्या सोचते हो, दो में स्प्लिट होगा, नीचे जाएगा या राइट जाएगा, क्या क्या हो सकता है? राइट जाएगा। राइट जाएगा। क्यों, नीचे क्यों नहीं जाएगा या स्प्लिट क्यों नहीं होगा? So Current flow नहीं करेंगे. नीचे कौन है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस डायोड तो एक खुली की तरह होता है, ओपन की। करंट उस ब्रांच में जाएगा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से करंट आ रहा है, देखो इसके बाद यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इधर, यहाँ आगे पूरा सर्किट है, और एक यहाँ जिसमें एक की खुली। ये देखो, अब ये करंट जब आई यहाँ आता है, ये नीचे वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो की खुली भी है, रास्ता ही नहीं है, तो सारा का सारा करंट जो होगा ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करिए। जब ये करंट आया पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बायस डायोड ने इसको जाने दिया, यहां जब पहुंचा नीचे नहीं जाएगा, तो ये सारा करंट इधर चला। क्या डायरेक्शन हुई? एक्स टू वाई। एक्स से वाई, और ये यहां से गया, ये ऊपर से जंप करके यहां से, इसको बोलते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप के थ्रू वापस चला गया। ये देखो, ये फ्लो यहां से आया, यहां से आया, यहां से डायोड ने जाने दिया, एक्स टू वाई डायरेक्शन हुई, यहां गया, यहां गया, सेंटर टैप के थ्रू होते हुए सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जो आउटपुट मिला उसको मैं ड्रॉ करूंगा। आउटपुट में क्या करंट मिल रहा है हमें या नहीं? मिल रहा है। एक्स टू वाई है या वाई टू एक्स है? X2 है। तो ऊपर बनाते हैं ग्राफ। फर्स्ट पार्ट एज इट इज हमें आउटपुट में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट एज इट इज। चलिए अब सोचिए थोड़ी देर में जब एसी की पोलैरिटी रिवर्स होगी, ध्यान दो यहाँ पे, जब एसी का सेकेंड पार्ट आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल आएगा, तो पोलैरिटी रिवर्स होगी। ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। बताइए डायोड की बायसिंग, कौन सा डायोड कौन सा? So D1 reverse होगा और D2 forward. नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव पे जुड़ गया, तो D1 चला जाएगा रिवर्स बायस, और इसका पॉजिटिव पी साइड से जुड़ गया, तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में ये तो हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। अब क्या होगा, करंट कहां से आता है? करंट कहां से आता है? करंट Positive. पॉजिटिव से। अब देखना जरा कैसे आएगा करंट, आएगा क्या ये डायोड जाने देगा? Yes. यस सर। ठीक है, ये करंट ऐसे चला जाएगा। क्यों जाने दिया इसने? Forward bias. यहां से गया ऊपर, क्या होगा इस बार करंट कहां जाएगा? जरा सोचना पहले फिर बोलना। यहां X से पे जाए. पॉजिटिव से आ रहा है, सोचने दो बाकी लोगों को ना। यहां से ऐसे जा रहा है,
ये जाने देगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ऐसे चला गया, ऊपर गया, यहाँ पहुंचा। अब क्या होगा? राइट पे चला जाता है। राइट पर क्यों नहीं जा रहा? ओपन सॉकेट रिवर्स बाइट। तो रिवर्स बायस डायोड है, वो तो करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा, तो करंट ऊपर नहीं जाएगा, करंट इस साइड मुड़ जाएगा। क्या आउटपुट में करंट फ्लो करा? यस क्या डायरेक्शन होगी? x to y हाँ देखो, इस बार भी डायरेक्शन x to y। पिछली बार करंट ऊपर से आया था, देखो ऐसे, तब भी x to y गया था। इस बार करंट नीचे से आ रहा है यहाँ से, पर इस बार भी करंट की डायरेक्शन x to y ही है। यानी ग्राफ कहाँ बना, ऊपर या नीचे? ऊपर। एज इट इज सेकेंड वाला पार्ट भी यहां पर ऊपर ही बनेगा। ध्यान से सोचिए, अब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा सोचो। थर्ड और फोर्थ पार्ट में सोचो क्या होगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट में सोचो। बोलेगा नहीं कोई बच्चा, सिर्फ सोचेंगे थर्ड पार्ट में कैसा फ्लो होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोचिए। चलिए देखते हैं हम। पार्ट 3 में एसी की पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो गई। 2 के बाद जब 3 आया तो पोलैरिटी फिर शिफ्ट हो गई, ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव आ गया। ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग हो गई और इस डायोड की रिवर्स बायसिंग। करंट पॉजिटिव से आता है यानी ऊपर से आएगा, यहां से ये डायोड जाने देगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। करंट यहां पहुंचा, जब करंट यहां पहुंचेगा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नीचे वाला डायोड रिवर्स बायस, वो सारा का सारा करंट आउटपुट में चला जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी? x to y, यानी हम ग्राफ ऊपर ही बना। फिर एसी की पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्थ पार्ट आएगा। ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। करंट पॉजिटिव से आएगा, इस बार नीचे से आएगा। ये डायोड जाने देगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, यहां पहुंचेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा इस बार ये करंट क्योंकि ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस है। तो ये करंट यहां मुड़ जाएगा और x to y ही फ्लो करेगा। आउटपुट आप ऊपर ही बनाए। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा इनपुट था, ये हमारा आउटपुट। इनपुट में पोलैरिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन बदल रही है। पहले ऊपर पॉजिटिव था, फिर नीचे पॉजिटिव, फिर बारी बारी देखिए पोलैरिटी चेंज हो रही है, पर आउटपुट इज ऑलवेज x to y। आउटपुट में ध्यान दीजिए, कभी y to x करंट नहीं फ्लो करता। चाहे ऊपर से आया हो तो भी वो x to y जाता है, जब वो नीचे से आया होगा तब भी वो x to y ही जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट होगा। दिस इज द आउटपुट। दिस सर्किट इज कॉल्ड एज द फुल वेव रेक्टिफायर। नाम आपको समझ में आ गया होगा, फुल वेव क्यों है। फुल वेव इसलिए है क्योंकि इस बार पूरी वेव आ रही है, बीच बीच में गैप नहीं आ रहा है, नीचे वाला पार्ट भी सीधा होके ऊपर ही आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें लिख लीजिए, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज f, तो यहां जरा बताओ क्या फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ क्रेस्ट कंपेयर करो, यहाँ पे कितने क्रेस्ट है, यहाँ कितने क्रेस्ट है। 2f यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें 2 क्रेस्ट थे, यहाँ 4 हो गए, डबल हो गए। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी, डबल। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर सर। सो इसमें अर्थिंग का क्या यूज है? अर्थिंग का हमारे को कुछ समझने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, आप सिर्फ ये मान के रखिए। अर्थिंग का काम क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर लीक हो जाता है तो वो ग्राउंड में चला जाता है, जो यहाँ से करंट वापस आएगा, हमारा कोई करंट अर्थिंग में नहीं जा रहा, वो फ्लो करके यहाँ से वापस जाएगा। सो सेंटर टैप क्यों जरूरी है? करंट वापस, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना अगर तुम इसको खुला छोड़ दो। अब मेरे को ये बताओ, मैं यहाँ खुला छोड़ दूं, करंट आया यहाँ से, अब ये करंट वापस हवा में थोड़ी ना छूट जाएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसको कहीं वापस तो जाना है ना।
करंट का पूरा सर्किट, अगर आप सॉकेट में या ये सेल है, यहाँ से आप ऐसे सर्किट बनाते हैं और यहाँ पे आप एक बल्ब लगा रहे हैं और इसे खुला छोड़ देते हैं, सर्किट काम ही नहीं करेगा। सर्किट हैज टू बी कंप्लीट, की जो पाथ है वो पूरा तो हो सके। तो इसको मेरे को वापस तो जोड़ना है जिससे कि वापस जा सके। तो यहाँ से लेके गए इसके ऊपर से और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से वापस चला जाएगा। तो जो तार सेंटर पे जुड़ा होता है ट्रांसफार्मर में, उसको बोलते हैं सेंटर टैप। ये करंट का पूरा पाथ कंप्लीट करने के लिए होता है। ठीक है ना। अब कोई कहता है यार ये भी तो प्रॉपर डीसी नहीं है, यहाँ पे भी तो करंट की वैल्यू तो वेरी कर रही है, करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। हाँ, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, इट इज ऑलवेज एक्स टू वाई ही जा रहा है, उल्टा नहीं जा रहा, पर वैल्यू तो बदल रही है। सही सेंस में देखा जाए तो ये भी डीसी नहीं है। तो लिख लो, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर डीसी सप्लाई। फुल वेव रेक्टिफायर भी 100% काम नहीं कर पा रहा है। तो लिखो, सर आप ये बार फिर से बता सकते हो कि डीसी क्यों नहीं है ये वाला सर्किट? तुम ये बताओ ना, डीसी सप्लाई है क्या ये? इज दिस अ डीसी सप्लाई? डीसी सप्लाई में करंट की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। डीसी सप्लाई होता तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? डीसी में करंट की जो वैल्यू है इट शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ करंट की वैल्यू क्या कर रही है? यस सर। डायरेक्शन नहीं बदल रही। ऐसा नहीं है कि एक्स टू वाई, वाई टू एक्स वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट कभी नहीं है। डायरेक्शन एक्स से वाई ही, पर वैल्यू तो बदल रही है ना करंट की, बढ़ रहा है कम हो रहा है डायरेक्शन एक्स टू वाई, बट वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो सही सेंस में बोला जाए तो दिस इज नॉट प्रॉपर डीसी, ये प्रॉपर डीसी नहीं है। प्रॉपर डीसी ऐसा होता तो क्या करें? तो फुल वेव रेक्टिफायर भी पूरा सही काम नहीं कर पा रहा, तो लिखते हैं आगे। लिखिए, बना लेना, जगह छोड़ दो इसके लिए एक पेज की, आगे लिखो। टू मेक द आउटपुट कांस्टेंट, टू मेक द आउटपुट कांस्टेंट, we need a filter circuit. We need a filter circuit. वो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपसे सिर्फ बस फुल वेव का क्वेश्चन आए, बस फुल वेव का है तो इतना बना दीजिए। हो सकता है वो पूछ ले कि फुल वेव का आउटपुट जो मिला वो तो पूरा पूरा डीसी था नहीं, अब क्या करें? तो इसका भी एक सॉल्यूशन होता है। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके आगे एक पार्ट और ऐड होता है कॉल्ड एज द फिल्टर सर्किट। वो और इसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब देखिए, ये पूरा जो है, ये जो था हमारा, ये कौन था, इसका क्या नाम था? दिस वाज अ फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इसका आउटपुट जो है वो प्रॉपर डीसी नहीं। तो अब मैं क्या करूं? मैं फुल वेव रेक्टिफायर के आगे, यहां पर आगे एक चीज और लगाऊंगा। देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं, सब हेडिंग लिख लो, फिल्टर सर्किट। इस बार क्या करेंगे, ये हमारा एसी सप्लाई था। सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर तो लगेगा ही लगेगा जो अभी लगा हुआ था। अब वो दोबारा शो करने की जरूरत नहीं है आपको, वो बना चुके हैं हम। अब आप सिर्फ लिख दीजिए FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के आगे क्या होगा, अब वो देखना चाहिए। अगर वो पूछता है फिल्टर सर्किट बनाओ, फिल्टर सर्किट में आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या था वो दोबारा से नहीं बना, वो बना चुके। अब इसके आगे हम एक कैपेसिटर लगा, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है जो अभी समझाया था, उस फुल वेव रेक्टिफायर के आगे एक कैपेसिटर लगाते हैं और फिर उसके बाद वो रेजिस्टेंस आती है X। फिल्टर सर्किट में कुछ भी खास नहीं है, फिल्टर सर्किट में सिर्फ ये कैपेसिटर लगा, सिर्फ ये फुल वेव रेक्टिफायर के बाद बस क्या चीज एक्स्ट्रा लगी है, एक कैपेसिटर। और अब ये कैपेसिटर कहलाता है फिल्टर। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर के आगे एक कैपेसिटर और लगा देते हैं
तो देन वी कॉल इट एज द फिल्टर सर्किट। और अब आपको जो आउटपुट मिलेगा, देखो अब बताते हैं। अब आपका जो आउटपुट है, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर का था, पर अब आपने दिस वाज, ये जो बना रखा था ये तो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का, पर अब नाउ विद फिल्टर सर्किट क्या, अब आपने क्या लगा दिया फुल वेव रेक्टिफायर के आगे, फिल्टर सर्किट लगा दिया। अब आपका जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अलग से बनाइएगा, उसी ग्राफ में मत छेड़ना, अलग से बनाओ एक ग्राफ। इस ग्राफ में ये नीचे वाले पार्ट्स भी शो करो, वो कौन से थे जो सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर के साथ, और ये वाला शो करो, ये जो बनाया है विद फुल वेव रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट। अब आपका आउटपुट जो है देखिए कैसा, ये कैसे था, जो ये वाला जो गोल गोल बना हुआ है, दिस वाज ओनली फुल वेव रेक्टिफायर। ओनली फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो आउटपुट इस तरीके से, ये जो है गोले गोल गोल बने हुए ना, दिस इज ओनली विद फुल वेव रेक्टिफायर। पर फुल वेव रेक्टिफायर के साथ अगर आप फिल्टर सर्किट लगा दोगे तो देन द करंट विल बिकम, तो ये हमारा इनपुट है। अगर सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर लगाए तो हमारा आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग होगा, ऊपर नीचे वैल्यू वेरी करती रहेगी। पर अगर फुल वेव रेक्टिफायर के साथ आप फिल्टर सर्किट भी लगा देंगे तो आपका आउटपुट जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। रियल लाइफ में जब भी हम करते हैं, हम फुल वेव के साथ फिल्टर सर्किट भी लगाते हैं, तो इट इज फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विद द फिल्टर सर्किट, ये हमारा आउटपुट होता है। देखो मैंने वो हटा दिया। नाउ वी हैव द फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विद द फिल्टर सर्किट, तो दिस इज द आउटपुट। इसको अब आप क्या कह सकते हैं, नाउ दिस इज दिस, दिस इज दिस। अगर हम फिल्टर सर्किट नहीं लगाते तो हमारा आउटपुट ऐसा है, अगर हम फिल्टर सर्किट नहीं लगाते तो हमारा आउटपुट ऐसा होता। पर फिल्टर सर्किट लगाने से आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो जाता है। और फिल्टर सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा और कुछ भी नहीं, इट यूजेस अ लार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। एक लार्ज कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, बस वो फिल्टर सर्किट का काम करता है, और उसके लगने से आउटपुट बिकम्स कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में वो सिर्फ फिल्टर सर्किट, वो आपसे सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर पूछे, तो आप फिल्टर सर्किट जबरदस्ती मत घुसा देना। अगर उसने सिर्फ आपसे बोला है फुल वेव रेक्टिफायर, तो दिस विल बी द, एंड इफ ही सेज फुल वेव रेक्टिफायर के साथ साथ फिल्टर भी लगा हुआ है, तब आप शो करिएगा कि आउटपुट इज, ठीक है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर के साथ साथ अगर फिल्टर सर्किट लगा हुआ है, देन द आउटपुट इज कांस्टेंट। सर, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर, कैपेसिटर लगाने से क्यों चेंज हो जाता है सर आउटपुट? वो थोड़ा फिल्टर हो दिमाग जाता है सर? लगाओ ना यार, थोड़ा सा सोचो। अगर तुम्हारा आउटपुट ऐसा आ रहा, सपोज मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया, आई हैव नॉट कनेक्टेड द फिल्टर सर्किट, अभी सिर्फ कौन लगा हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, तो अभी आपका आउटपुट जो होगा वो ऐसा होगा, है ना, बताया था मैंने। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, वी हैव ओनली द फुल वेव रेक्टिफायर, देयर इज नो फिल्टर सर्किट, तो ये मेरा आउटपुट। आउटपुट में करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रॉब्लम हो रही है। सपोज करो तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। लाइट आती है 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए चली जाती है, फिर लाइट आती है 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए चली जाती है, फिर आ रही है 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए जा रही है, ऐसे हो। करंट आ रहा है, फिर जीरो, फिर बढ़ता है, फिर जीरो, फिर बढ़ता है, फिर जीरो, फिर बढ़ता है, फिर। अब तो मैं क्लास अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में ब्रेक आ जाता है।
लाइट आ रही है जा रही है, तुम्हारा वाईफाई बंद हो जाता है बीच में, करंट कम हुआ वाईफाई बंद हो गया, फिर ऑन हुआ फिर बंद हो गया। क्या करते हो घर में कि ऐसी दिक्कत ना आए स्टडीज में, क्या करते हो? फिल्टर सर्किट हम्म? फिल्टर सर्किट यूज करते अरे भाई दिमाग इतना मत चलाओ, घर में क्या करते हो ये बताओ। इन्वर्टर। हाँ, घर में तुमने इन्वर्टर लगवा रखा है, इन्वर्टर लगवा रखा है कि घर में आपको लाइट आ जा रही है तो उससे दिक्कत ना हो, लगवा रखा होगा, मोस्टली आप लोगों ने घर में इन्वर्टर लगा रखा होगा। अब इन्वर्टर लगा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा लाइट आ गई, वाईफाई बंद हो गई नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इन्वर्टर जो है वो चार्ज हो जाता है, इन्वर्टर ने चार्ज स्टोर कर लिया, जब लाइट आ रही थी इन्वर्टर चार्ज हो गया, जितनी देर के लिए लाइट गई होगी उतनी देर वो इन्वर्टर अपना स्टोर किया हुआ चार्ज प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। तो वैसा ही कुछ लॉजिक मैं यहाँ चाह रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने एक लार्ज कैपेसिटर लगाया, जब आउटपुट में करंट बढ़ा, करंट इंक्रीज करा आउटपुट, तो उसने कैपेसिटर को भी चार्ज कर। अब जब आउटपुट में करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट जीरो पे जा रहा है, फॉल कर रहा है, यानी आउटपुट में सप्लाई बंद हो गई, करंट की वैल्यू कम हो, उस वक्त ये कैपेसिटर अपना स्टोर करा हुआ चार्ज प्रोवाइड करेगा आपके मोबाइल फोन को, इसको ये अपना स्टोर करा हुआ चार्ज इसको देगा, जिससे कि आउटपुट में आपको पता ना चले कि करंट कम हो गया है। पीछे से जो सप्लाई आ रहा था वो करंट कम हो रहा है, पर उस वक्त ये कैपेसिटर अपना स्टोर किया हुआ चार्ज प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि करंट कम हुआ है, आपको लगेगा करंट तो कांस्टेंट ही रहा। फिर लाइट आ गई, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर जब लाइट गई करंट कम हुआ तो कैपेसिटर ने अपना चार्ज प्रोवाइड करा टू कीप द करंट इन द आउटपुट कांस्टेंट। तो कैपेसिटर के लगे होने से करंट का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब करंट कम हो रहा था वो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब कम हो रहा था पता ही नहीं। सोचो बिल्कुल एक इन्वर्टर की तरह, जब लाइट जाती है आपको पता नहीं चलता लाइट गई है, थोड़ी देर में आ जाती है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपको पता नहीं चल रहा। तो फिल्टर सर्किट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा एम फिल्टर सर्किट नहीं है, हमारा एम है फुल वेव रेक्टिफायर। वो तो रियल लाइफ में लगता है फिल्टर सर्किट, इसलिए बता रहे हैं। तो फिल्टर सर्किट कुछ इस तरीके से काम करता है। इसका काम क्या है कि आउटपुट में वेरिएशन ना हो, तो आपने एक कैपेसिटर लगा दिया जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस इसका वर्किंग होता है। विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल, ठीक है, पर समझ में आया तुम्हें कैपेसिटर के लगे होने से वेरिएशन कम कैसे हो गया, वेरिएशन अब नहीं है, क्यों ये कांस्टेंट हो गया? बताओ आप लोग, आपको समझ में आया कैपेसिटर का यूज या नहीं? यस सर। कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेता है, और जब करंट कम हो रहा था उस वक्त वो अपना स्टोर करा हुआ चार्ज देता है, जिससे कि वैल्यू करंट की आउटपुट में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इफ ही आस्क्स कि फुल वेव रेक्टिफायर अलोंग विद द फिल्टर सर्किट, हाँ अब ये हमें डीसी। अब बताओ क्या फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट नाउ? फ्रीक्वेंसी क्या है आउटपुट की? अब तो हाँ, अब तो डीसी बन गया, डीसी में तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। कितने क्रेस्ट हैं? कोई नहीं है, कांस्टेंट है अब तो if you connect a full wave rectifier along with the filter, then you get a proper DC. Now the frequency of output is 0. ठीक है, तो ये प्रॉपरली तीनों चीजें, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा है फुल वेव रेक्टिफायर के आगे ही फिल्टर सर्किट। ये पूरा बुक में प्रॉपरली बना हुआ है, इसको प्लीज अच्छी तरीके से बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चलो बताओ इसमें कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ेंगे, पहले कोई डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, अब डायोड का आगे रेक्टिफायर में हम फिल्टर सर्किट नहीं लगा सकते? क्यों क्यों लगाए?
जब आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर बन चुका है, इन्वेंट हो चुका है, तो वो ज्यादा बेटर नहीं है? सर अगर उन्होंने फुल वेव रेक्टिफायर से पहले उन्होंने फिल्टर सर्किट बना लिया होता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं। हाफ वेव में दिक्कत क्या आ रही है? तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार। हाफ वेव में बीच बीच में गैप बहुत ज्यादा है। अब सपोज तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा होता, 1 मिनट के लिए लाइट आ रही होती और 10 मिनट के लिए चली जाती, फिर 1 मिनट के लिए आ रही होती, फिर 10 मिनट के लिए चली जाती। इन्वर्टर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि बीच में गैप ज्यादा आ रहा है। 1 मिनट के लिए लाइट आई, इन्वर्टर थोड़ा सा ही चार्ज हुआ, अब तो 10 मिनट के लिए चली गई। 10 मिनट तक इन्वर्टर नहीं संभाल पा रहा, बीच में यहाँ पे गैप ज्यादा आ रहा है। पहले पार्ट में इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, पर वो कैपेसिटर इतना लंबे टाइम तक अपना चार्ज नहीं दे पाएगा। फुल वेव में फायदा था, फुल वेव में गैप कम है, उतनी देर छोटे से गैप में कैपेसिटर संभाल लेगा। यहाँ पे देखो गैप बहुत छोटा सा है, लाइट करंट कम हुआ फिर फौरन वापस आ, ये छोटा सा गैप आपका कैपेसिटर संभाल लेगा, पर इतना बड़ा गैप कैपेसिटर शायद ना संभाल पाए। रियल लाइफ में से इमेजिन करो ना, तुम्हारे घर में लाइट 1 मिनट के लिए रही है, फिर 10 मिनट चली जाती है, फिर 1 मिनट के लिए आती है, फिर 10 मिनट चली जाती है। हो सकता है ऐसे केस में इन्वर्टर सक्सेसफुल ना हो। तो दोनों में से कौन सा केस बेटर रहेगा जिसमें इन्वर्टर सक्सेसफुल होगा? फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, तो फुल वेव में यूज करते हैं। ठीक है, सो इनपुट की पीक और आउटपुट के डीसी का पीक सेम है? थोड़ा सा हल्का सा नीचे रहता है, हल्का सा, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट। थोड़ा सा आप नीचे बना दीजिए, लाइक समथिंग हियर, ऐसे बना दो, उसे थोड़ा सा नीचे बना दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और हमारा यूजेस हैं डायोड्स के, कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं। तो अगला लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। आजकल बहुत कॉमनली हर जगह ऑलमोस्ट यूज हो रहा है एलईडी। आपके घर में भी ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब एलईडी से रिप्लेस हो गए हैं। टीवी भी जो थे, एलईडी टीवीज आ गए हैं। आपने हो सकता है देखा ही ना हो, पहले के टाइम में बहुत मोटे टीवी होते थे, कैथोड रे होता था वो, तो वो बहुत मोटा होता था टीवी, आप वॉल पे हैंग नहीं कर सकते थे उसको। आजकल एलईडी टीवी आ गए हैं, तो एलईडी टीवीज में बहुत ही पतला होता है और उसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होती है। ऐसे ट्यूबलाइट्स जो है, पहले के टाइम में दूसरी टेक्नोलॉजी थी, एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गई हैं आजकल। बल्ब भी जो है, पहले येलो इनकैंडेसेंट बल्ब यूज होते थे, फिलामेंट वाले, आजकल सारे एलईडी बल्ब्स आ गए हैं। तो एलईडी एक नई टेक्नोलॉजी है रिसेंटली। तो क्या होता है ये लाइट एमिटिंग डायोड, समझते हैं, और इसके फायदे भी हैं। आजकल आप देखोगे क्यों ये प्रेफर करा जा रहा है, इसमें दो मेन फायदे हैं। बताओ, आप लोगों के घर में एलईडी बल्ब अगर यूज हो रहे हैं या एलईडी ट्यूबलाइट यूज हो रही है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या फायदा? सर इंटेंसिटी ज्यादा सर है। लेस लेस एक्सपेंसिव, पावर ज्यादा लाइट कंजम्पशन। प्रोड्यूस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज, देयर इज लेस पावर कंजम्पशन। अगर आपका नॉर्मल बल्ब जो है 60 वॉट पावर कंजम्पशन करता, एलईडी 10 वॉट में ही उतनी लाइट प्रोड्यूस कर देगा। तो सोचिए कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो रहा है। स्ट्रीट लाइट्स आपने नोटिस करा होगा, पहले ऑरेंज कलर की या येलो कलर की स्ट्रीट लाइट्स हुआ करती थी बहुत जगह, अभी भी है, पर बहुत जगह आपने नोटिस करा होगा वो स्ट्रीट लाइट्स रिप्लेस हो गई हैं, व्हाइट कलर का पैनल लगा होगा स्क्वायर शेप का, जिसमें आपको ऐसे ऐसे सर्कल्स दिख रहे हो। पार्क्स में, स्ट्रीट्स पे व्हाइट कलर की लाइट लग गई हैं। वो व्हाइट जो भी लाइटें लगी हैं, दे आर ऑल एलईडी। क्यों? क्योंकि देयर इज लेस पावर कंजम्पशन। नॉर्मल बल्ब जो थे वो बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट करते थे, पर एलईडी में बेनिफिट क्या है, हीट की फॉर्म में एनर्जी बहुत ही कम वेस्ट हो रही है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी कम, लेस पावर कंजम्पशन। और एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, लॉन्ग लाइफ। पुराने वाले बल्ब, पुरानी वाली जो ट्यूबलाइट्स हैं, वो फ्यूज हो जाती थी, खराब बहुत जल्दी हो जाती थी। एलईडी में इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, इतनी आसानी से इसमें कुछ खराब होने वाला पार्ट है ही नहीं, कुछ फ्यूज हो जाए, तार मेल्ट हो जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और इसमें फास्ट एक्शन है, फास्ट एक्शन।
फास्ट एक्शन का मतलब है स्विच ऑन करते ही जल जाता है। कभी नोटिस करना, अगर तुम्हारे घर के आसपास ऑरेंज वाली स्ट्रीट लाइट, ऑरेंज वाली स्ट्रीट लाइट जब ऑन करते होती है शाम को 5:30 या 6 के आसपास, वो पहले बहुत हल्की जल रही होती है, 10 मिनट लगाती है, वो धीरे 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 उसकी वो फिलामेंट गर्म होता है और उसकी ब्राइटनेस अटेन होती है। तो अगर कभी एकदम जल्दी से आपको ऑन करना है तो वो ऑरेंज वाली लाइट इतना जल्दी ऑन नहीं होगी, इट विल टेक 10-15 मिनट्स। पर एलईडी में ऐसा कुछ नहीं, एलईडी को स्विच ऑन करते ही फुल ब्राइटनेस विद इन 1 सेकेंड वो अपनी फुल ब्राइटनेस अटेन कर लेगी। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जैसे ही जलेंगी वो वैसे ही फुल्ली ब्राइट, और वो जो ऑरेंज वाली होंगी वो पहले हल्के जल रही होंगी, धीरे धीरे गर्म होंगी, तब उनकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो एलईडी में ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसलिए एलईडी यूज हो रही है। अब बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, वो समझते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एलईडी में क्या है, एलईडी इज अ सिंपल डायोड, ऑर्डिनरी डायोड है, कुछ भी इसमें खास नहीं। एक सिंपल पीएन जंक्शन जिसमें ये पी साइड है और ये एन साइड है, यहाँ बोरॉन डाला होगा और यहाँ नाइट्रोजन डाला होगा, और ये बीच में डिप्लीशन रीजन है, यहाँ दोनों तरफ मेटल कॉन्टैक्ट्स है, और इस पूरे को एक ग्लास कंटेनर के अंदर रख दिया गया है। अब जरा ये बताओ, इसमें क्या ये नाइट्रोजन का डोनर इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास जा पा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ बोरॉन के No, पास sir. आ पाएगा? No, sir. क्यों नहीं आ पाएगा? बहुत दूर है, बैरियर इलेक्ट्रिक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या करें जिससे कि ये यहाँ आ पाए, क्या करूं? फॉरवर्ड बाइस। बायसिंग कर दीजिए। आप मार्केट से खरीद के लाइए एलईडी, छोटी सी होगी एलईडी, गोल ऊपर, कभी आपने देखा हो सकता है ऐसा होगा, इस तरीके छोटा सा ऊपर ग्लास का कवर होगा ट्रांसपेरेंट, और 2 तार निकल रहे हैं, ये वो 2 तार है। आपको क्या करना है, बस इन दोनों तारों को फॉरवर्ड बायसिंग में ज्वाइन। जैसे ही आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, यहां से इनको धक्का लगेगा, वहां से उनको धक्का लगेगा, ये लोग आगे बढ़ेंगे, वहां से वो नेगेटिव वाले आगे बढ़ेंगे, डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा, और अब ये लोग इधर जंप करेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अब बोरॉन में आ पाएगा, और जब ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का ये 5वां इलेक्ट्रॉन, डोनर इलेक्ट्रॉन जब जंप करके बोरॉन में आएगा तो मटेरियल लाइट एमिट करेगा, इट विल एमिट लाइट। कोई कहता है लाइट एमिट क्यों करेगा, बताते हैं अभी क्यों करेगा। बस ये लॉजिक हर डायोड में होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जब भी आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं बोरॉन में, तो मटेरियल लाइट एमिट करता है। तो फिर तो आप क्या होगा, हर डायोड ही एलईडी होगी। बाकी डायोड्स में ना उसको प्लास्टिक में सील करा हुआ होता है कि वो लाइट बाहर ना आ पाए, तो आपको पता नहीं लगता कि वो डायोड ग्लो करता है। पर एलईडी में क्या फर्क है, बस एलईडी में आप उसको ट्रांसपेरेंट कवर में रखते हो जिससे कि वो लाइट बाहर आ। अब ये डायोड लाइट एमिट कर रहा है, लाइट तो एमिट वैसे भी करता है ये फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा करता है, पर इस बार वो लाइट आपको दिख रही है, तो आप कहते हो कि ये एक लाइट एमिटिंग डायोड है। डायोड तो कोई भी होगा लाइट एमिट करेगा ही करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वो लाइट एमिट करेगा ही करेगा। कोई कहता है क्यों करेगा, पर देखिए पहले फिजिक्स की नॉलेज से इसको समझाते हैं क्यों करेगा। एन साइड का बैंड डायग्राम बनाते हैं। एन साइड कौन सा लेवल होगा इन साइड में? डोनर एन साइड में डोनर लेवल। कहां पर होगा डोनर लेवल? है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये कौन से बैंड में था? ये कौन से? कंडक्शन बैंड से पहले होगा। यहां पे कहीं था एक? ये कौन से वाला है? नाइट्रोजन का डोनर इलेक्ट्रॉन है। कहां पे बैठा हुआ था ये डोनर लेवल? याद करो, जब मैंने तुम्हें बताया था एन साइड यानी नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक बेचारा
बॉन्डिंग नहीं कर पाया, डोनर लेवल में बैठा है ये वो। अच्छा, अब बोरॉन में कौन सा लेवल है? एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर बोरॉन में एक्सेप्टर लेवल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन में गया, यानी ये डोनर लेवल से एक्सेप्टर लेवल में जा रहा है। रिकॉल करिए दोनों के बैंड डायग्राम्स। डोनर लेवल बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास था, एक्सेप्टर लेवल बिल्कुल वैलेंस बैंड के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बोरॉन के पास जाता है, यहां वो नाइट्रोजन के पास था और यहां ये बोरॉन के पास था। नाइट्रोजन से जब वो बोरॉन के पास जाता है, यानी वो डोनर लेवल से एक्सेप्टर लेवल गया है। इट इज गोइंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। याद करो लाइमन बाल्मर क्वेश्चन, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता था, वो लाइट एमिट करता था। तो यहां पर भी तो वही होगा हमेशा। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यानी वो डोनर से एक्सेप्टर लेवल में जा रहा है। डोनर से एक्सेप्टर में जा रहा है, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, तो उस वक्त इट विल एमिट लाइट। एलईडी का सिंबल देखो क्या है। एलईडी का सिंबल आपका नॉर्मल डायोड के सिंबल से थोड़ा सा फर्क है, और इसमें एरोज बाहर की तरफ। एलईडी के सिंबल में मैंने क्या करा, इसको ग्लास कंटेनर में रैप कर दिया, और फॉरवर्ड बायसिंग के वक्त ये लाइट एमिट करेगा। तो दिस इज द सिंबल फॉर द एलईडी। क्यों एमिट करेगा आपको समझ में आएगा, और क्यों वो लाइट हमें दिखेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा है। और सिर्फ कौन सी बायसिंग करने पर लाइट एमिट होगी? अगर आप रिवर्स बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तब डायोड ग्लो नहीं करेगा। तो अगर मेरे को ग्राफ बनाना है आई और वी का, मैं सिर्फ कौन से वाला बनाऊंगा, फॉरवर्ड बायसिंग वाला या रिवर्स बायसिंग वाला? फॉरवर्ड। सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग, नी वोल्टेज। तो ये हमारा एलईडी का वर्किंग है, ये उसका सिंबल है, ये उसका आईवी ग्राफ है। और क्या लॉजिक है वर्किंग का? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एन साइड से पी साइड में, तो वो डोनर लेवल से एक्सेप्टर में जा रहा है। एन साइड में डोनर्स है नाइट्रोजन, पी साइड में एक्सेप्टर्स है। डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के बराबर है ऑलमोस्ट, एक्सेप्टर वैलेंस बैंड के है। ऊपर से नीचे जा रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो इनका एनर्जी डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, जैसे हाई टू ले जाएगा तो फिर भी अलग अलग कलर के डायोड्स आते, वो अलग अलग मटेरियल होगा। जैसे अभी बात करते हैं उसकी भी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और तुम्हें समझाते हैं। अगर केमिस्ट्री की नॉलेज से समझना चाहो कि ये एनर्जी क्यों एमिट कर रहा है, ये बताओ। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, जब कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। थोड़ा सा सोचो कैसे उस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई जना थोड़ा सा सोच के इस बारे में कुछ बताना चाहेगा? तो वो कंबाइन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कौन कंबाइन करेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन है और होल है, एक्सेप्टर लेवल पे इलेक्ट्रॉन। प्रॉपरली बताओ यार, केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है कि जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, कौन कहां बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है 5वां, क्या ये बॉन्डिंग कर रहा था? यस। क्या ये इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा था? नो सर। जब ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया बोरॉन को, बोरॉन के पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, बोरॉन ने खटाक दूसरे से क्या बना लिया? बोरॉन के 3 ही बॉन्ड्स बने हुए थे पहले। बोरॉन को चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं था उसके पास। जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया, बोरॉन ने उसको लेके नीचे वाले सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग कर ली। ये देखिए, रिकॉल करिए पुराना, ये स्ट्रक्चर था। बोरॉन बेचारा बॉन्डिंग कर नहीं पा रहा था इसके साथ, क्योंकि बोरॉन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। जैसे ही उसको वो इलेक्ट्रॉन मिला, बोरॉन ने फटाक से बॉन्ड बना लिया।
तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक्सेप्टर के पास आया, एक्सेप्टर में क्या बन गया? Bond. और बॉन्ड बनने पर क्या रिलीज हुई? एनर्जी Energy. फॉर्म में। लाइट। हाँ, तो ये केमिस्ट्री की नॉलेज से भी समझाया, पर पेपर में केमिस्ट्री वाली बात लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप पेपर में सिर्फ क्या बना देना कि बस ये बोल देना, इट गोज फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी। डोनर लेवल हाई है, एक्सेप्टर लेवल लो है, इट इज गोइंग फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी। कितना होता है ये डिफरेंस? कैन यू टेल मी कि सिलिकॉन में ये डिफरेंस कितना होता है? अगर मैं एक ही इसमें बनाऊं, चलो एक ही डायग्राम में बनाऊं, एक ही डायग्राम में बनाऊं, डोनर लेवल जो है, ध्यान से सुनो, डोनर लेवल जो है वो बिल्कुल कंडक्शन बैंड से चिपका हुआ है, ये डोनर लेवल है, मान लेते हैं बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास, और एक्सेप्टर लेवल बिल्कुल वैलेंस बैंड के पास, ऑलमोस्ट। हाउ मच इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कितना, ऑलमोस्ट कितना कह सकता हूं सिलिकॉन में? 1.1 electron. 1.1 EV. जब इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल से जंप करेगा एक्सेप्टर लेवल में, तो आप कह सकते हो कि वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। बताओ, कह सकते हो? यस। क्योंकि डोनर लेवल ऑलमोस्ट कहां पर ही है, कंडक्शन बैंड में ही है, उसके जस्ट नीचे तो है 0.01, नेग्लिजिबल डिफरेंस, और एक्सेप्टर लेवल जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर ही है, हल्का सा। तो ये डिफरेंस जो 1.1 था, आप कह सकते हो डोनर और एक्सेप्टर के बीच का डिफरेंस भी 1.1 ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, वो 1.1 EV की एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म, या कह सकते हो फोटोन की फॉर्म। ये वाला डायग्राम बनाओ, लिखो सिलिकॉन। मैंने दोनों को इकट्ठे एक ही में शो कर दिया, डोनर एक्सेप्टर को इकट्ठे शो कर दिया। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, पेपर में मत बनाइएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है, स्टार मार्क करके। और लिखिए, 5 मिनट और लेंगे बस, लास्ट लिखिए। When the electron jumps from donor to acceptor, when the electron jumps from donor to acceptor, it emits 1.1 EV of energy. It emits 1.1 EV of energy. This corresponds to a wavelength of, this corresponds to a wavelength of, चलो जरा कैलकुलेट करो, जो लाइट एमिट हो रही है उसके अंदर 1.1 EV की एनर्जी है, तो जरा कैलकुलेट करो कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। Sir, can you repeat after this corresponds? This corresponds to a wavelength of, this corresponds to a wavelength of, कितनी वेवलेंथ होगी जो लाइट एमिट होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जरा बताइए, चैट बॉक्स में बताइएगा। लेट मी सी कौन बच्चे कर पा रहे हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले के चैप्टर्स में, लाइट की एनर्जी और लाइट की वेवलेंथ का रिलेशन। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, उसने 1.1 EV एनर्जी रिलीज करी, ये 1.1 EV एनर्जी लाइट की फॉर्म में एमिट हो रही है, तो लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, इतना क्यों आप लोग नहीं कर पाए? 124 hc by lambda, यानी 1240 by lambda, तो 1.1 is equal to 1240 by lambda। कितना आ रहा है लैम्डा? 1127 नैनोमीटर, यानी इट विल एमिट 1127 नैनोमीटर की लाइट। कौन सा कलर होगा 1127 नैनोमीटर, जल्दी से बोलो। तुम लोग यार आंसर नहीं करते जल्दी। सर लेकिन विजिबल रेंज में नहीं होएगा। हाँ, विजिबल रेंज में नहीं होगा, कौन सा होगा पर? इंफ्रारेड। 400 से 700 विजिबल होता है,
आपकी आईज 400 से 700 देख सकती हैं। 700 से बड़ा इंफ्रारेड, 400 से छोटा बोलो यूवी। यूवी यूवी। तो ये वाली जो लाइट एमिट हो रही है ये कौन से टाइप की लाइट है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हाँ, इंफ्रारेड लाइट आपको दिखाई देगी क्या? नो सर। नो सर। तो ये एलईडी किसी काम का हुआ? ये एलईडी तो दिखाई नहीं देगा जलता हुआ। ठीक है। अभी कभी आप ना वो देखना घर पे, अभी आपके जो टीवी के आगे रिमोट होगा, टीवी का आगे रिमोट होता है यूज करने का, उस रिमोट को देखना, या एसी का जो रिमोट होगा उसको देखना। रिमोट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमोट, टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट, उसके आगे एक एलईडी लगी हो, ठीक है ना? वो एलईडी जब आप स्विच दबाएंगे जलती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो एलईडी इंफ्रारेड रेज इमिट करती है। ये वाला जो सिलिकॉन का एलईडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रिमोट्स में यूज होता है। ये आपकी आईज देख नहीं सकती इनको जलता हुआ, क्योंकि वो जो लाइट एमिट कर रहा है दैट इज 1127 नैनोमीटर, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशंस। रिमोट कंट्रोल्स में यूज होते हैं ये एसी टीवी, इनका जो रिमोट है इनके आगे जो एलईडी होता है वो ये वाला है, सिलिकॉन का बना है। अगर कोई एलईडी हमें दिख रहा है, या आपने देखा होगा दिवाली लाइट्स में जो एलईडीज यूज होती है वो तो दिखाई देती हैं, तो दिखाई कोई लाइट कब करे होगी? जब उसकी वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में है। पेपर में पूछ सकता है वो आपसे, सिलिकॉन का जो बैंड गैप है 1.1 eV है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है 1127 एमिट करता है, ये विजिबल नहीं होगा, दिस विल बी इंफ्रारेड, इट विल नॉट बी विजिबल टू अस। रिमोट स्विचेस में यूज होता है। तो कोई कहता है फिर दिवाली की जो लाइट्स होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं? वहां तो हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एलईडी। वो सिलिकॉन की नहीं बनती। सिलिकॉन का जो बैंड गैप है, सिलिकॉन का जो बैंड गैप है दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। लिख लीजिए, सिलिकॉन का बैंड गैप कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो फिर विजिबल लाइट के लिए क्या होगा जिससे कि वैल्यू इसके बीच में आए? तो वो भी लिख लो, विजिबल एलईडीज आर मेड ऑफ, लिखो, विजिबल एलईडीज आर मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। उसका जो बैंड गैप होता है वो सिलिकॉन का जैसे 1.1 है, इसका अलग होता है। और इसमें से इसका अगर एलईडी बना होगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी उसकी वैल्यू विजिबल रीजन में लाई करेगी, तो वो एलईडी आपको दिखाई देगी। दिवाली लाइट्स में जो होता है, डेकोरेशन लाइट्स में वो रेड एलईडी होती है, वो सब लाइट जो एमिट होती है वो इस रेंज के अंदर होती है वैल्यू। सिलिकॉन इस रेंज के अंदर एमिट नहीं करता, ठीक है ना? तो ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ आपसे वो पूछ सकता है कि बैंड गैप सिलिकॉन का जो है 1.1 है, तो बताओ क्या वेवलेंथ आएगी, तो बता देना। अब सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक मटेरियल है जिसका बैंड गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बैंड गैप 2 E। बताओ कौन से कलर की लाइट एमिट करेगा ये? अगर मैं इस मटेरियल का बनाऊं जिसका बैंड गैप 2 eV है, इसका एलईडी बनाऊं, तो कौन से कलर की लाइट एमिट करेगा? जल्दी से बोलो, वेवलेंथ क्या आएगी? 620 nanometer। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जंप करेगा इस बार, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। E is equal to 1240 by lambda, लैम्डा आएगा 620 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली ऑरेंजिश कलर होगा। 700 रेड होता है ना, तो रेड से थोड़ा सा कम है, तो रेडिश ऑरेंजिश रेड कलर। तो एलईडी का बैंड गैप आपको दिया होगा और वो पूछ लेगा आपसे कि क्या वेवलेंथ एमिट हो। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, वो कहता है एक एलईडी मैंने बनाई जिसका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ कौन से कलर की लाइट एमिट होगी? जल्दी बोलो।
कितनी आएगी वेवलेंथ इस बार? इसका बैंड गैप 3 eV है, 413 नैनोमीटर 413 नैनोमीटर। अप्रोक्सीमेटली कौन सा कलर? अप्रोक्सीमेटली वायलेट। तो वायलेट वॉयलेटिश ब्लू कलर होगा। यहाँ पे होता है ना वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो ऐसे ही अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उसके लिए बैंड गैप अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। सिलिकॉन के लिए अलग वेवलेंथ होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वेवलेंथ अलग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वेवलेंथ अलग। तो ये न्यूमेरिकल में आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, जहां दिस विल बी द बैंड गैप एंड दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है एलईडी पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने ये सारे टॉपिक्स हाफ वेव, फुल वेव, फिल्टर सर्किट और एलईडी बुक से रीड करने हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। छोटा सा इसमें 15-20 मिनट्स का पार्ट और रह गया है। तो अगली क्लास में क्या करके रखिएगा प्लीज सुन लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट द सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, जो भी आपके सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस असाइनमेंट के डाउट्स होंगे। प्लस 15 मिनट्स मेरे को पढ़ाना है, कुछ एक टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा मैं। बाकी फिर इसके नेक्स्ट क्लास में डाउट्स डिस्कस करके हमारा ये टॉपिक अगली क्लास में पूरा हो जाएगा।